नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और देश की बात के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गाजियाबाद में वकीलों की हड़ताल और प्रदर्शन की। 29 अक्टूबर को गाजियाबाद में वकीलों और जज के बीच हुआ विवाद अब तक शांत नहीं हो पाया है। जज वकील लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने विरोध को विस्तार देते हुए वकीलों ने ऐलान किया है कि सोमवार से यूपी के 22 जिलों में हर रोज दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक सड़क जाम करेंगे। साथ ही वकीलों ने एक महापंचायत करने की बात भी कही है। आपको बता दें कि 29 अक्टूबर को जिला अदालत में एक आरोपी की जमानत को लेकर वकीलों और जज के बीच विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ा कि वहां पुलिस आई और उसे लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदर्शनकारी वकीलों से बात की हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर ने। गाजियाबाद की जिला कोर्ट में 29 अक्टूबर को वकीलों और जिला जज के बीच में बहस हुई। उसके बाद पुलिस पहुंची, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, चौकी को आग के हवाले किया गया और तब से लगातार गाजियाबाद में वकीलों की हड़ताल चल रही है। अब सोमवार को उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में जो वकील हैं वो 2 घंटे तक हर रोज़ सड़कों पर ट्रैफिक जाम करेंगे। इस वक्त गाजियाबाद के वो सभी वकील मेरे साथ हैं जो उस वक्त कोर्ट में मौजूद थे, जिनका एक केस था, वो भी मेरे साथ में हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाहर सिंह जी से, जो कि गाजियाबाद बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं और ये जो मामला था ये इन्हीं का था। नाहर सिंह जी, कोर्ट में क्या कुछ हुआ था उस दिन? देखिए 29 तारीख को गुलजेर बनाम एक बेल लगी हुई थी एंट्री में। 3 दिन पहले जिला जज ने उस बेल को बगैर हियरिंग किए, बगैर मुतवादी को सुने उस बेल ग्रांट की। 29 तारीख को वो बेल लगी हुई थी और बेल में हम सब लोग गए थे, करीब 40-50 थे, 30-40 लोग और भी थे वकील वहाँ। तो कुल मिलाकर 50-60 वकील थे। 4 बेल जैसे ही खत्म हुई, कुलदीप सिंह जो वकील हैं यहाँ, उन्होंने जिला जज को मेंशन किया, साहब हम लोग आए हैं, विक्टिम आई, विक्टिम है वकील, आप इस बेल को सुन लें या किसी के ट्रांसफर कर दें। तो जिला जज ने उनके साथ मिसबिहेव करना शुरू किया। मैं साइड में, हम सब लोग बैठे हुए थे चुपचाप। उन्होंने कहा, जब उन्होंने मिसबिहेव शुरू किया तो मैं जिला जज के डायस के सामने गया और मैंने जिला जज से कहा, मैंने कहा साहब इसमें तो इन्होंने कोई बुरा तो कहा नहीं, आपके यहाँ 60 बेल, 50 बेल, 40 बेल रोज लगती हैं और आप केवल 15 सुनते हैं, 12 सुनते हैं, बाकी आप जजों के यहाँ भेजते हैं। तो इस पे आप टाइम हो, आप सब सुन लीजिए, टाइम निर्धारित कर दीजिए या किसी के यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। उन्होंने कहा मैं ना सुनूंगा ना ट्रांसफर करूंगा, आप मेरा बता दीजिए क्या कर लेंगे। हमने कहा साहब यहाँ पहलवानी करने के लिए नहीं आए, ये लीगल बात है, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि क्या ऑर्डर करो, लेकिन इसको आप सुन लीजिए। वो अपना आपा खो दिया उन्होंने, वो खड़े हो गए, उन्होंने गाउन उतार के फेंका और डायस के अपनी कुर्सी के बराबर में आ गए। उन्होंने बाजू चढ़ाना शुरू किया। उसके बाद चपरासी ने उनकी कोली भर के ले जाने की कोशिश की, उनको धक्का दिया, पेशकार ने की, उनको धक्का दिया, औरों ने की, उनको धक्का दिया। 2 एडीजे आ गए, उन्होंने कोशिश की तो भी उनको धक्का दिया। सीजीएम थे, उन्होंने उनको भी धक्का दिया और उन्होंने माँ बहन की गालियां दी। वकीलों पर लाठीचार्ज करने के लिए कहा, यहाँ तक भी कहा गोली चलाने के लिए। लेकिन पुलिस का तो आरोप ये है कि गलती आप लोगों की है, आपने कोर्ट में हंगामा किया और फिर चौकी को आग लगा दी, उनका ये एलिगेशन है। देखिए पुलिस अब ने जो लाठी चार्ज किया, उस लाठी चार्ज से पुलिस अपना डिफेंड करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट की में लॉ ये कहा है, एक रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर किसी ने ये भी कह दिया कि आप लाठी चार्ज करिए, तो लाठी चार्ज करने वाले अधिकारी को अपना विवेक इस्तेमाल करना पड़ेगा। भाई वकील वहां डंडा लेके नहीं गए, वकीलों पर रिवॉल्वर नहीं थी, वकीलों पे और कोई चीज नहीं थी, केवल फाइल थी और पेन थे, तो वकीलों ने कुछ किया नहीं है। मेरे साथ दीपक शर्मा हैं जो कि मौजूदा बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। दीपक जी, आप लगातार आप लोग हड़ताल पर हैं 29 अक्टूबर के बाद से, अब क्या प्लान है, आगे क्या करने वाले हैं? 29 की घटना तो आप सबको पता ही है। उस घटना में भी आपने कहा पुलिस ये कह रही है, पुलिस पे और जिला जज पे कई सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि पुलिस को उस दिन आदेश किसने दिया, जिला जज ने दिया या पुलिस ने खुद लाठीचार्ज किया? दूसरा, उस दिन केवल पुलिस फोर्स नहीं थी, जो चुनाव के लिए पुलिस आई हुई थी, फोर्स आई हुई थी, वो फोर्स भी वहां आई और उन्होंने भी कचहरी में लाठीचार्ज किया। आप लोग आगे क्या करने वाले हैं, आगे क्या करेंगे?
आगे 16 तारीख को हमने महासम्मेलन बुलाया है और उसके अंदर उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के, एनसीआर के, हरियाणा और पानीपत के सभी वकील आ रहे हैं और वहाँ बैठ के एक आगे की रणनीति तय होगी कि इस आंदोलन को शांति के तरीके से तो बहुत दिन चला लिया, अब इसमें आगे क्या रूप हमें आगे कैसे बढ़ा जाए। सोमवार से आप लोग क्या करने वाले हैं? 22 जिलों में क्या हड़ताल लगी, क्या होगा? 22 जिले हमारे यहाँ आए और ये प्रस्ताव पारित हुआ, सभी कलमबद्ध हड़ताल पर रहेंगे और प्रत्येक दिन 12 से 2 बजे सड़क जाम करेंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि जिस तरह से विवाद हुआ, पुलिस अपना पक्ष रख रही है, वो कह रही कि भाई वकील जो है वहाँ पर कोर्ट के अंदर गुंडागर्दी करते हैं, जज से भिड़ते हैं। आप लोग आखिर क्या आपका कहना है इस पर? वकीलों ने कोई गुंडागर्दी नहीं की। जमानत की प्रार्थना पत्र की सुनवाई का समय होता है, सुबह जिला जज के यहाँ सभी जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के लिए गए हुए थे, सभी अपनी फाइल लेके गए थे और एक छोटी सी बात पे उन्होंने प्रोवोक किया एडवोकेट्स को। जिस तरीके का उनका व्यवहार रहा है, केवल उसी दिन नहीं, उससे पहले भी कुछ एडवोकेट्स के साथ उनका इसी तरीके का व्यवहार रहा था और वापस चले आए थे। मामला इस बात से बढ़ा, जब 4-5 बेल सुन ली गई, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ये भीड़ क्यों हो रही है इतनी, क्योंकि एक बेल एडवोकेट की बेल थी, पर्सनल बेल थी, उसमें कुछ साथी एडवोकेट साथ में चले गए थे। तो एडवोकेट ने जाके ये बोला उनसे कि जी एक बेल है, उसको आप पहले सुन लीजिएगा, वो 20 नंबर पे थी, ताकि ये भीड़ फिर चली जाएगी। बोले कि क्यों सुन लूँगा मैं इसको ऐसे। तो मतलब आपका कहना ये गलती जज साहब की है और पुलिस की गलती है? जज साहब की गलती है। उसके बाद पुलिस कोर्ट रूम में पुलिस का आना, वो केवल जज साहब ने बुलाई है, पुलिस अपने आप नहीं पहुंची है। तो ये वो शख्स हैं जिनका केस लगा हुआ था उस समय कोर्ट में, क्या नाम है आपका? मैं जितेंद्र सिंह एडवोकेट। जितेंद्र जी, क्या केस लगा था आपका? मेरा केस लगा हुआ था, गुलरेज और रिजवान, 2 दिल्ली के लोग हैं। ये अपने गाजियाबाद में सिंडिकेट के साथ जो ज़मीन बेचते खरीदते हैं, इनसे एक हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि भाई ये ज़मीन हमें इतने दिन में आप हमें रजिस्ट्री कर दोगे। लेकिन जब हमने उनसे रजिस्ट्री कह के रजिस्ट्री कर दो, और जब रजिस्ट्री नहीं कर रहे हो तो हमारे पैसे वापस कर दो, तो उन्होंने टालम टोली कर रही है। वो बराबर जब हमको मालूम चला ये क्यों टालम टोली कर रहे हैं, तो हमने उसकी जांच कराई, सीजीएम साहब के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने एडीएम फाइनेंस के द्वारा, एसडीएम के द्वारा जो जांच कराई, उसमें वो ज़मीन, सरकारी ज़मीन को अपनी बताकर जो दस्तावेज तैयार किए थे वो हमें देना चाह रहे थे। हमने उससे इनकार कर दिया और उसमें इन सभी लोगों की बेल, जिसमें कोई भी एडवोकेट नहीं है, जो भी अभियुक्त गण हैं वो केवल और केवल जो गैंगस्टर टाइप के होते हैं, जो अब फर्जी दस्तावेज तैयार करके ज़मीन बेचते हैं, वो लोग हैं। उनकी बेल लगी हुई थी 25 तारीख को। 25 तारीख को जज साहब ने ना तो वादी को सुना, ना डीजीसी साहब को सुना, ना ही पुलिस के किसी पेपर को देखा और उन्होंने इंटरिम दे दी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, फिर उन्होंने 28 तारीख को लगा दी। 28 तारीख में वो छुट्टी पे चले गए, मुझे नहीं पता इंटेंशनली गए क्या गए थे। 28 तारीख के बाद 29 तारीख को जब लगी थी हमारी फाइल, तो हम सभी अधिवक्ता, जो मेरे अधिवक्ता हैं नारसिंह यादव जी और सब लोग थे, कुलदीप वगैरह सब साथ थे, मैं और अभिषेक भी हम वहाँ साथ थे। तो उसमें जैसे ही कुलदीप भाई ने उनसे ये कहा कि इसको थोड़ा जल्दी सुन लो, क्योंकि एडवोकेट्स का मैटर है, विक्टिम भी एडवोकेट्स है, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं सुनूंगा। 22 थे कुल मिला के, ये था उस बार। एक और लॉयर हैं जिनके हाथ में चोट लगी है और ये भी उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद थे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक यादव है, मैं सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हूँ। जी, आप उस दिन कोर्ट में थे क्या? मैं उस दिन कोर्ट रूम पहुँचा था 11:15 बजे करीब, एक मैटर की सुनवाई के लिए, और इस मैटर में मैं पीछे की तरफ खड़ा हुआ तो था। आपकी चोट लगी हाथ में? मेरे हाथ में चोट है, मेरे सिर में एक टाँके आए हैं, मेरी कमर में कम से कम 4 जगह डंडों के निशान हैं, मेरी राइट थाई पे कम से कम 2 जगह डंडों के निशान हैं। किसने मारे थे? ये पुलिस ने मारे थे और बुरी तरह मारा है। सिर पे डंडा मेरे पीछे से मारा है, आगे से नहीं, पीछे से मारे। जब मैं अपने फादर को बचाने के लिए आगे बढ़ा हूँ तो उन्होंने पीछे से मेरे डंडे मारे हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप कह रहे हैं ठीक है आपकी बात में दम है, लेकिन जो पुलिस कह रही है, पुलिस तो आपको दोषी मानती है, आपके खिलाफ मुकदमा कर दिया उन्होंने। पुलिस जो कह रही है वो अपनी जान बचाने के लिए कह रही है, क्योंकि पुलिस ने कोर्ट रूम के अंदर लाठीचार्ज किया है, तो वो अपना डिफेंड ढूंढ रही है, तो इसलिए वो इसलिए बोल रही हैं ऐसे। नाहर सिंह जी, ये बताइए कि इस हड़ताल से नुकसान आप लोगों के भी होगा, आम लोग भी परेशान होंगे, तो ये कैसे बनेगी बात? फिर देखिए, सवाल नुकसान और फायदे का नहीं है। सवाल ये है कि इस देश में 300 साल करीब ब्रिटिश हुकूमत रही, भगत सिंह के मुकदमे चले और बहुत क्रांतिकारियों के मुकदमे चले, वकीलों ने लड़े, लेकिन अंग्रेजों के ज़माने में भी न्यायालय में लाठीचार्ज नहीं हुआ। 75 साल हमारा देश आज़ाद हो गया,
बाहर खूब वकीलों पे लाठियाँ चली, किरण बेदी वाले मामले में दिल्ली में चली और सारी चीज़ें चली। कहीं 75 साल में वकीलों पर न्याय कक्ष में लाठियाँ नहीं चली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये वकीलों को जानबूझ के सबक सिखाने की एक प्रक्रिया है। अब मैं आपको कहूँ पुलिस कह रही है साहब, ऊपर के सारे वीडियो आपने देखे हैं। मैं इस देश के पत्रकारों को, टीवी चैनलों को न्योता देता हूँ, दावत भी देता हूँ कि उस सीसीटीवी की फुटेज आप देख लीजिए, पता लग जाएगा वकीलों ने क्या किया है। अच्छा, दूसरा एक छोटी सी बात ये है, सबकी फुटेज हैं। जब पुलिस चौकी कहते हैं जली, उसकी कोई फुटेज आप दिखाते नहीं है कि वकील थे। आप कहते हैं पथराव हुआ, वहाँ कोई वकील नहीं है, उसकी फुटेज नहीं थी। ये तो चूंकि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, अब पुलिस को ये तो दिखाना ही पड़ेगा हमने ये वकीलों पर कैसे आरोप लगाएंगे। अब दूसरे एक बता दें, CISF CRPF वहाँ आई, वो चुनाव आयोग ने भेजी DM के यहाँ, वो कैसे पहुँचगी वहाँ। दूसरा, लाठीचार्ज हुआ, महिलाएं वकील हैं, महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया, क्या कोई पुलिस की महिला थी? हम ये जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के 400 साल के इतिहास के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये हड़ताल अभी चलेगी? नहीं, हड़ताल तो चलेगी। हम आपके माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से निवेदन भी करना चाहते हैं कि आपने 75 साल में 500 बार कम से कम 100 मोटो संज्ञान लेके आदेश किया है, इस पर्टिकुलर केस में क्यों नहीं करना चाहते आप? ये बता दे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जी, तो बिल्कुल यहाँ पर जो टकराव है वो सीधा तौर पर वकील जो हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल दे, कार्रवाई करे, जिससे मामला सुलझे। तो फिलहाल अभी टकराव बना हुआ है और जो लॉयर्स हैं, तमाम उत्तर प्रदेश के जो 22 ज़िले हैं, वहाँ सोमवार से 2 घंटे के लिए जो वकील हैं वो सड़क जाम करेंगे 12 से 2 बजे के बीच में। और जो जिला अदालतें हैं, जो कोर्ट्स हैं, वहाँ भी वकील हड़ताल पर रहेंगे। गाजियाबाद से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। नीट की तैयारी कर रही छात्रा से कानपुर के नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट के शिक्षक और उसके साथी पर रेप का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक शिक्षक साहिल सिद्दीकी ने अपने एक साथी विकास पोरवाल के साथ मिलकर छात्रा को शराब पिलाई, फिर एक फ्लैट पर ले गए और दोनों ने वहां उसका रेप किया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने छात्रा का अश्लील वीडियो भी बनाया, जिसके जरिए ब्लैकमेल कर बार बार रेप करते रहे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा ने कहा कि आरोपियों ने कई बार उसका रेप किया, अपने फ्लैट में बंधक बनाकर रखा, कहीं भी जाने पर अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देते थे। पुलिस के मुताबिक पीड़ित छात्रा 2022 में नीट की तैयारी के लिए कानपुर आई थी। कल्याणपुर थाने में कुछ समय पहले एक छात्रा के द्वारा इस बात की सूचना दी गई कि उनके साथ 2 अलग अलग समय पे 2 अलग व्यक्तियों के द्वारा दुष्कर्म किया गया। इस सूचना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कल्याणपुर पर पंजीकृत किया जा चुका है और जिन पर आरोप उस छात्रा के द्वारा लगाया गया है वह पुलिस हिरासत में है, उनसे पूछताछ की जा रही है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। और सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। रणवीर, ये सिलसिला कब से चल रहा था? ये जो साहिल सिद्दीकी है, ये वो टीचर है जिसका एक वीडियो हाल फिलहाल वायरल हुआ, जहां वो एक छात्रा को गलत तरीके से टच कर रहा था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस टीचर की एक पीड़ित छात्रा, जो कि साल 2022 में कानपुर में नीट की तैयारी करने आई थी, उसने हिम्मत जुटा करके FIR की। ये मामला है क्या? साल 2022 में एक छात्रा जो कि नाबालिग थी, वो कानपुर आई और एक पार्टी के नाम पर इस टीचर साहिल सिद्दीकी और उसके दोस्त विकास पोरवाल ने उसे शराब पिलाई, अपने फ्लैट पर ले गए, उसके साथ रेप किया और वीडियो बना लिया और उस वीडियो और फोटो को वायरल करने की धमकी देकर के बार बार उस छात्रा के साथ गलत हरकत कर रहे थे। ये सिलसिला लगभग 1 साल तक चला और 1 साल बाद जब नीट का रिजल्ट आया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो अंदर से टूटी हुई थी, तो उसकी माँ उसे घर ले जाना चाहती थी, लेकिन टीचर उसकी माँ को बार बार समझाता रहा कि घर मत ले जाइए, उसको यहीं छोड़ दीजिए। खैर, उसकी माँ ने नहीं माना और जब छात्रा को वो लेकर चली गई तो छात्रा ने पहले किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब ये वायरल वीडियो सामने आया और छात्रा ने देखा कि ये टीचर वही साहिल है,
तो उसने हिम्मत की और घर वालों को बताया और उसके बाद घर वालों ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उस टीचर साहिल सिद्दीकी और विकास पोरवार दोनों को गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा गया है। क्योंकि न सिर्फ ये घटना हाल फिलहाल की जो वीडियो वायरल हुआ था, बल्कि इससे पहले अब रेप के भी मामला सामने आ गया है। और कानपुर के काकादेव में, जिसको शिक्षा की मंडी कहते हैं, उस इलाके में एक नामी टीचर है साहिल सिद्दीकी और विकास पोरवार, और इन दोनों की जो हरकतें हैं वो सामने आई हैं और अब पुलिस ने कार्रवाई की है। जी, जो इसकी हरकतें हैं, एक वीडियो सामने आया, एक छात्रा अब सामने आ गई है, इससे तो ऐसा लगता है कि सीरियल ऑफेंडर है। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से एक वीडियो वायरल होने के बाद ये छात्रा हिम्मत करके सामने आई है, ना जाने ऐसी कितनी छात्राएं होंगी, ये जांच का विषय है। क्योंकि कुछ अगर और छात्राएं पीड़ित होंगी जो शर्म की वजह से या डर की वजह से सामने नहीं आती होंगी, और जब वो सामने आएंगी और खुलासा करेंगी तो शायद पता चल पाएगा कि ये जो टीचर के नाम पर गंदी हरकतें करने वाले लोग हैं, इन्होंने कितनों को शिकार बनाया। लेकिन फिलहाल 2 मामले पुलिस के सामने हैं, और जिसमें बड़ा मामला पॉक्सो का लगा हुआ है, जिसमें नाबालिग के साथ रेप, उसका वीडियो बना करके धमकी देने का मामला है। और दोनों जो शिक्षक हैं वो जेल जा चुके हैं और जांच अभी और जारी है। संभव है कि कुछ और इस तरह की जो बच्चियां हैं वो भी हो सकता है पीड़ित हों। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली के वेलकम इलाके में एक बार फिर फायरिंग हुई है। वेलकम में बीती रात की फायरिंग की घटना हुई, एक शख्स की मौत हो गई है, एक शख्स घायल हुआ है। 3 लोगों पर बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। बाइक सवार बदमाशों ने 7 राउंड फायरिंग की। बाइक छोड़कर मृतक की स्कूटी मोबाइल लेकर भागे बदमाश। पुलिस ने 3 नाबालिग लड़कों को पकड़ा है। पैसों को लेकर विवाद की वजह से फायरिंग की बात सामने आ रही है। वो जिसके एक पैर में गोली लगी है वो, और एक जो जो अमन है वो साथ में था, वो मेरा भाई गाड़ी चला रहा था। तो उनकी मतलब बाइक छोड़ गए और हाँ, उनकी स्कूटी ले गए। हमारी स्कूटी ले गए। स्कूटी ले गए, उसमें फोन था, फोन ले गए। जी। तो क्या क्या मानता है, मतलब रंजिश चल रही थी या कोई रंजिश नहीं सर, वो भाई भाई करके बोलते, छोटे ज्यादा बड़े भी नहीं है, वो छोटे छोटे से हैं। वो भी भाई करते थे। आज तक कोई मैटर नहीं, कुछ नहीं, आज तक कोई ऐसी रंजिश नहीं हुई। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम थाना क्षेत्र के कबीर नगर गली नंबर 5 में शुक्रवार रात को फायरिंग की गई। दरअसल नदीम अपने 2 दोस्तों के साथ स्कूटी से इसी जगह से निकल रहा था। आप मेरे पीछे जो दुकान देख रहे हैं, ये दिया मेडिकोज की दुकान है, और इसी गली से निकलते समय बाइक पर 3 नाबालिग सवार आए। उन्होंने धनाधन फायरिंग शुरू कर दी। इस हादसे में नदीम की जान चली गई और उसके जो दोस्त है उसके पैर पर गोली लग गई, जिसका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंचकर इस मामले की छानबीन में लग गई। दरअसल इसके बाद ज्योति नगर, जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका है, वहां पर भी स्कूटी पर 3 लोग सवार थे, जिन्होंने राहुल नाम के एक शख्स के घर के बाहर फायरिंग करी, और फिलहाल उस मामले की भी जांच लगातार पुलिस कर रही है। जांच करते हुए पुलिस ने 3 नाबालिगों को फिलहाल गिरफ्तार किया है। तीनों नाबालिग ने नदीम की स्कूटी को भी यहां से चुरा लिया था, उसमें उसका फोन भी मौजूद था। और फिलहाल जो पुलिस की जांच में अभी तक बात सामने आई है, ये है कि नदीम ने उनमें से एक को 10,000 रुपए दिए थे और वो लगातार उस पर दबाव बना रहा था कि उन पैसों को वो वापस करे, जिसके चलते फिलहाल उन आरोपियों ने इस हत्या को अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस लगातार जो सीसीटीवी फुटेज है उसे खंगाल रही है और साथ ही साथ तीनों गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली से शुभांग सिंह ठाकुर, एनटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओबीसी आरक्षण वहां भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर बहस हो रही है। ये कैसे हो सकता है कि जिस विश्वविद्यालय को केंद्र से बजट मिलता हो वहां अल्पसंख्यक को 50% कोटा देने की तैयारी हो रही है। यहां भी SC ST OBC बच्चों को कोटा मिलना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से पलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। और यही मामला चल रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय में।
बहनों और भाइयों, भारत का संविधान अनुसूचित जाति जनजाति को और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन इस सुविधा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल पाती है? बिहार उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट से बिहार उपचुनाव को टालने की मांग जनसुराज पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 11 नवंबर को सुनवाई करेगा। 13 नवंबर को बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। याचिका में जनसुराज पार्टी ने दलील दी है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में चुनाव की तारीखों को धार्मिक आयोजनों के आधार पर चुनाव आयोग ने आगे बढ़ाया, जबकि बिहार में छठ जैसा लोक पर्व होने के बावजूद उपचुनाव की तारीखों को आगे नहीं बढ़ाया गया। याचिका के मुताबिक चुनाव आयोग द्वारा बिहार में चुनाव स्थगित करने के अनुरोध पर विचार न करना अन्यायपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगातार दूसरे दिन महाराष्ट्र में रैली कर रहे हैं। आज पीएम मोदी ने अकोला और नांदेड़ में रैली की। अपने भाषण में आज के दिन को याद करते हुए पीएम ने कहा कि आज के दिन ही राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया था और इस फैसले के बाद देश भर में लोगों ने संवेदना का परिचय दिया था। आगे उन्होंने कहा कि अपनी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान बनाकर दिए, आगे 3 करोड़ और गरीबों को पक्के घर देने का लक्ष्य है। नांदेड़ में पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति के समर्थन में एक लहर चल रही है। हर किसी की जुबान पर एक ही नारा है, बीजेपी महायुति आहे, तरगति आहे, महाराष्ट्र प्रगति आहे। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि पिछले 10 वर्षों से देश में एक ओबीसी प्रधानमंत्री है, वो सबको साथ लेकर चल रहा है। इसलिए कांग्रेस ओबीसी की पहचान खत्म करके अलग अलग जातियों में बांटने का खेल खेल रही है। इसलिए देशवासियों से वो कहते हैं कि समाज को तोड़ने वाली इनकी प्रवृत्तियों से सावधान रहना है। हम एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। चुनाव महाराष्ट्र में वसूली डबल हो रही है, कर्नाटका में, तेलंगाना में। आरोप है कि कर्नाटका में इन लोगों ने शराब के दुकानदारों से 700 करोड़ रुपए की वसूली कराई है। आप कल्पना कर सकते हैं, जो कांग्रेस पार्टी घोटाले करके चुनाव लड़ रही हो, वो चुनाव जीतने के बाद कितने घोटाले करेगी। हमें महाराष्ट्र में बहुत सावधान रहना है। हम महाराष्ट्र को महाअघाड़ी के महाघोटालेबाजों का एटीएम नहीं बनने देंगे। कांग्रेस और अघाड़ी वालों ने महाराष्ट्र के लोगों की जिस मांग को दशकों तक पूरा नहीं होने दिया, मोदी ने वो भी पूरा कर दिया। बताऊं क्या बात की है हमने? बताऊं? हमें मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देने का सौभाग्य मिला है। मराठी को वो सम्मान मिला है जिससे पूरे महाराष्ट्र का गौरव जुड़ा है। संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। सारे पन्ने कोरे, उसमें बाबा साहब के संविधान का
एक शब्द भी नहीं लिखा है। ये उनकी बाबा साहब के प्रति जो नफरत है ना, उसका ये नमूना है। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनी तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इस सवाल के जवाब में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार सभी यही कहते हैं कि नतीजों के बाद ही फैसला लिया जाएगा। लेकिन कल गृहमंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र की एक रैली में मुख्यमंत्री पद को लेकर संकेत दिया है। कल एक रैली में अमित शाह ने कहा कि महायुति को जिताओ, फडणवीस को जिताओ। गृहमंत्री ने कहा कि कोंकण हो, विदर्भ हो या मुंबई, हर जगह लोग चाहते हैं कि महायुति की सरकार लाना है और फडणवीस को विजयी बनाना है। अमित शाह के इस बयान से ये संकेत भी निकाला जा रहा है कि महायुति सरकार बनने पर फडणवीस ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 20 नवंबर को मतदान है, 23 को गिनती है। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है। महायुति की सरकार नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी पर महाराष्ट्र की जनता का जो भरोसा है, वो भरोसे के आधार पर यहां एनडीए की सरकार बनने वाली। बारहवीं फेल फिल्म से देश भर में मशहूर हुए अभिनेता विक्रांत मैसी इन दिनों अपनी नई फिल्म साबरमती रिपोर्ट को लेकर चर्चा में है। एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए टीम इंडिया को भी सलाह दी। विक्रांत मैसी से खास बातचीत की विमल मोहन और साक्षी पुंडीर ने। तो भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा होने वाला है और भारतीय टीम की हालत पतली है और इस वक्त हमारे साथ दिनेश विक्रांत मैसी है। इंटेंस मेथड एक्टर आई शुड कॉल यू। हाँ, मतलब इतना भी इंटेंस नहीं है जितना लोगों को लगता है। नहीं, पैरेलल सिनेमा का दौर गया तो आप लेके आए हैं और स्टारडम के साथ लेके आए। अरे सर, थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। अच्छा दिनेश का वहाँ ये साक्षी जी हैं। साक्षी क्रिकेट कवर, ये साक्षी क्रिकेट कवर करती हैं, एक्सपर्ट हैं क्रिकेट पे, और इसीलिए हमने सोचा कि इनको भी हमारी चर्चा का हिस्सा बनाया जाए। ऐसे आपकी फैन है इसलिए आपने। मैं मुझे लगता है मैं विक्रांत मैसी की सबसे बड़ी फैन। अरे सो स्वीट। विक्रांत, दिनेश कार्तिक साहब की बात हुई, काफी चेहरा मिलता है, आवाज मिलती है। आवाज मिलती है? मुझे तो लगता है हिंदी में मिलती है। नहीं, मुझे लगता है आवाज नहीं, पर चेहरा जरूर मिलता है। मैं आपको एक वाकया बताना चाहूँगा। एक दिन मैं एयरपोर्ट पे था, किसी तो एयरपोर्ट पे था मैं, और सिक्योरिटी चेक के दौरान वो CISF के अफसर मेरी सिक्योरिटी चेक कर रहे थे। और तभी IPL चल रहा था और हम सब अपने फ़ोन पे लग के IPL के स्कोर्स चेक कर रहे थे। तो वो मुझे स्कैन करते करते, और मुझे देखा भी नहीं उन्होंने, मतलब देखा और वो स्कैन करते करते मुझे कहते, सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत अच्छा खेला आपने कल। बहुत अच्छा खेले आप। और आई थिंक दिनेश कार्तिक ने कुछ छक्के वक्के मारे थे एक रात पहले। इधर ऑफलेट बहुत अमेजिंग फॉर्म में थे। हाँ थे उस दौरान, ये कुछ 2-3 साल पहले की बात है। तो उन्होंने शानदार खेल लिया। हाँ, इंडिया के लिए भी, IPL के लिए भी। आपके इसमें मैं देख रहा था शेन वॉर्न है, रोहित शर्मा है। आप एक्चुअली किसके फैन हैं? एक्चुअली मतलब ओवरऑल या फिलहाल? ओवरऑल इंडिया जैसे। मैं राहुल द्रविड़ का सबसे बड़ा फैन हूँ। आपको राहुल द्रविड़ पसंद है? मुझे राहुल द्रविड़ बहुत पसंद है, मुझे आप भी बहुत पसंद है। थैंक यू। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर, मेरा एक सवाल इनसे। मेरा इनसे सवाल ये है कि आप बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं? मुझे लगता है आप बॉलिंग करते होंगे क्योंकि आप सबको क्लीन बॉल कर देते हैं। ओह क्या बात है, थैंक यू। नहीं, मैं बैटिंग करता हूँ। नहीं, लेकिन मैंने आपको बॉलिंग करते देखा। हाँ, वो तो कर लेते हैं, हम सब करते हैं। ऑलराउंडर है ना, सब कर लेते हैं। आप विकेट कीपिंग नहीं करते? विकेट कीपिंग नहीं करते हैं। बस यही है कि जब दिनेश की बायोपिक बनेगी तब थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपको करना है दिनेश की बायोपिक? हम दोनों ने बात की है इस विषय पे। दिनेश कार्तिक ने फैंटास्टिक स्टोरी, अमेजिंग लाइफ स्टोरी, वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। मतलब वो रिटायर होकर कमेंट्री करने के बाद उनको दोबारा रिकॉल किया गया। ही इज अ फिनोमिनल, जिसे कहते हैं ना, ऑस्ट्रेलियंस कहते हैं क्रिकेट की भाषा में, ही इज अ फिनोमिनल ब्लोक। बहुत कमाल का बंदा है। और मुझे लगता है सर वो कमबैक किंग भी बहुत अच्छे हैं। कमबैक किंग है। उनकी पूरी फैमिली के बारे में आपको बताऊं, उनकी पूरी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जो कि स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है। उनके ससुर खेले हुए, उनकी जो सास है वर्ल्ड कप खेली हुई, दीपिका पल्लिकल इंडिया खेली हुई है। पूरी फैमिली स्पोर्ट्स फैमिली है। सौरव घोषाल है, मतलब सारी फैमिली। बहुत ही ह्यूमरस बंदा भी है, बहुत फनी है वो, और बड़ा संजीदे किस्म के। अभी जो टीम जा रही है, कुछ सजेशन दीजिए। आप तो इंटेंस सजेशन दीजिए कि कैसे ऑस्ट्रेलिया के चक्के चौके छुड़ाने हैं और क्लीन बॉल करना है। हमारी टीम का बैंड बजा हुआ है। देखिए,
ये थोड़ा हार्श है अरे कहना हम कि सब बैंड क्रिकेट बजा के बारे हुआ में है, बोलते हैं, लेकिन कि ये थोड़ा हार्श है कि बैंड बजा हुआ है। हाँ, न्यूजीलैंड दौरा थोड़ा सा टफ रहा हमारे लिए। मतलब ऑनेस्टली हम सब ने कभी सोचा भी नहीं था कि 4 दिन भी नहीं खेल पाएंगे हम। करेक्ट। कोई भी टेस्ट मैच पूरे 5वें दिन तक गया नहीं। एक बार 400 से ऊपर बना, बाकी सब 300 से नीचे। तो ये डिसअपॉइंटिंग था, पर क्योंकि मैं रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तो मैं चाहूँगा कि लोग थोड़ा सा मतलब जितना हार्श हैं उतना हार्श ना हो। जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 12 साल में पहली बार, तो ठीक है, अलाउड है यार। नहीं, वैसा अलाउड होता नहीं। अलाउड होता नहीं है सर। देखिए वो कुछ भी हो, कप्तान से नहीं बोलता सर देखिए, लेकिन हम सबकी मानसिकता ऐसी है कि जैसे, और ख़ास तौर पे क्रिकेट में, कि अभी जैसे हम उनके परखच्चे खोल रहे हैं, ठीक है, अब जैसे हम उनको मतलब रौंद रहे हैं, यही लोग अगर जीत के आएंगे ना, इनको हम फिर से दोबारा सर पे बैठा लेंगे। ऐसे ही है, कोई जीता, हाँ। कोई आपकी फिल्म हिट हुई तो अब सुपर हिट है, ऐसे फैन मिल जाएंगे जी। और नहीं चलेगी तो फिर हमको उतार भी दिया जाता है। मुझे लगता है कि T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ना हमारी इंडियन टीम से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम उनको चाहते हैं कि हमेशा ही जीते। और वो पिछले सालों से, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मैं सिर्फ रोहित शर्मा की कप्तानी के दौरे की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मतलब विराट कोहली की भी अगर हम बात करें, सारे एक्टर्स को इस दौर से गुजरना सब ने बहुत अच्छा खेला है। मतलब जिस हिसाब से हमारी आज बेंच स्ट्रेंथ है, आज हमारे पास 3 टीमें हैं, जो हमारा ग्राउंड वर्क चला है रणजी को लेके, और जितने भी IPL में हमारे लोकल क्रिकेटर्स खेले हैं, इसको अगर आप ओवरऑल तरीके से जो ग्रूमिंग हमने की है भारतीय क्रिकेटरों की, आप देखिए ग्राउंड अप जो हमने काम किया है, कि मतलब इतनी डेप्थ है हमारी टीम में आज। यस, अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड के साथ हारे, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। टफ है बहुत, बट यहीं पे भारतीय क्रिकेट को अपना कैरेक्टर दिखाना पड़ेगा। तो आप सलाह ना भी दें, हम एक सलाह पत्रकार होने के नाते दे सकते हैं, हम खिलाना तो नहीं सिखा सकते। सलाह मैं हाँ, सलाह मैं क्या ही दूंगा, मैं ये कहूँगा कि हम वुंडेड टाइगर हैं इस वक्त। वनडे टाइगर है, और एक सलाह दी जा सकती है कि जैसे मेथड एक्टिंग, इंटेंस एक्टिंग करते हैं, और आई एम श्योर जिन्होंने भी 12th फेल देखी है, बहुत होमवर्क के साथ हुआ है। अगर टीम इंडिया होमवर्क करके जाए तो वाकई आप कह रहे हैं वनडे टाइगर है। सर होमवर्क तो कर ही रहे हैं। होमवर्क नहीं करते, होमवर्क पिछली बार नहीं किया था, अभी करना पड़ेगा उनको। इनके 12th फेल में एक डायलॉग है, रीस्टार्ट। तो हमें रीस्टार्ट कर सकते हैं। देखिए आपके फैन से ये बिल्कुल सही कहा, और हम सबको जीवन में, देखिए हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं वो मोड आता है जब हमें रीस्टार्ट करना पड़ता है। थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमसे बात की। उम्मीद करते हैं आपकी फिल्म चले, साबरमती। प्लीज आप देखिएगा, हाँ जरूर देखेंगे, और हमारी क्रिकेट टीम भी चले। थैंक यू। यस प्लीज कीप सपोर्टिंग टीम इंडिया, डोंट बी सो हार्श, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुछ प्लेयरों ने कहा भी है कि हालांकि वो एक टीम मैनेजमेंट का एक ये कंसेंसस रहता है कि सोशल मीडिया पे इंपॉर्टेंट दौरे के टाइम पे वो जाए ना, ट्रोलिंग को देखे ना, बिकॉज वो मानसिकता पे फ़र्क पड़ता है। बी काइंड टू देम यार, ये वर्ल्ड चैंपियंस हैं हमारे खिलाड़ी जितने भी हैं, और ये इन्होंने हमें बहुत जॉय भी दिया है, बहुत खुशियाँ दी हैं हमें। बिल्कुल। और अगर थोड़ी चूक हो गई है तो आई थिंक ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ खड़े रहें।